Good morning. Today we are going to discuss our first chapter of history, that is Introduction, How, When and Where, Class 8 NCERT. सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे इस चैप्टर में किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले डिस्कशन में आता है आपका डेट्स यानी तिथि, जिसको हम कह सकते हैं। तो डेट्स को किस तरह से इंपॉर्टेंट माना गया है या कितनी इंपॉर्टेंट है डेट्स, इसके ऊपर ये चैप्टर बात करता है। और भी दो चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि हिस्ट्री को कैसे पीरियड वाइज हमने बांटा है, मतलब किस किस पीरियड में हमने हिस्ट्री को बांटा है। और दो तरह का पीरियडाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। पहला जो पीरियडाइजेशन है वो जेम्स मिल का एक पीरियडाइजेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसने कैसे बांटा है हिस्ट्री को। ओके, और अब यानी रिसेंट टाइम्स में हम हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे करते हैं, कैसे उसको पीरियड्स में बांटते हैं, वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं अपने डेट्स के ऊपर कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अब जब भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ भी चीज डिस्कस करने से पहले हिस्ट्री की ये बात आती है कि हिस्ट्री में डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। डेट्स का रिलेशन एक्चुअल में डेट्स इस चैप्टर में यही बताया गया है कि डेट्स आपके अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डेट्स के अराउंड जो इवेंट्स हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, देखिए जो चेंजेस हुए हैं उस टाइम पीरियड में और उस डेट के आसपास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए डेट्स के लिए हमारा महत्व यही है। और इसमें यही बात बताई गई है कि कोई सिंगल डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम चाय के बारे में सोचे, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया था, चाय के बारे में सोचे कि चाय लोगों ने कब पीना स्टार्ट किया होगा। तो इसमें कोई पार्टिकुलर डेट नहीं है, बल्कि इसमें हम एक टाइम पीरियड को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ओवर द सेंचुरीज या ओवर द ईयर्स लोगों ने इस प्रैक्टिस को जारी रखा होगा। तो यहाँ पर डेट्स जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, बशर्ते यहाँ पर इवेंट इंपॉर्टेंट है कि किस डेट के आसपास या किस टाइम पीरियड में कोई चीज शुरू हुई है। ओके, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा जो इस चैप्टर में बात कही गई है कि हम हिस्ट्री का हमारा जो व्यू है वो किस तरह से हम उसे देखते हैं, कैसे। जैसे देखिए, आपकी जो ये बुक है उसका नाम ही है आवर पास्ट। ये थर्ड पार्ट है ऑब्वियसली। फर्स्ट पार्ट आपका क्लास 6 के लिए था, सेकंड पार्ट इसका क्लास 7 के लिए था, ये थर्ड पार्ट है क्लास 8 के लिए। तो इसमें ये पार्ट पास्ट को एस क्यों लगाया गया है? हमारा पास्ट जो है, हमारा भूतकाल है, तो इसमें प्लूरल फॉर्म में इसको क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें हर किसी का पास्ट अलग अलग है। हर किसी का जो पास्ट है वो डिफरेंट है। इसका मतलब हर किसी के लिए हिस्ट्री का मीनिंग भी डिफरेंट है। जैसे इस बुक में ये बताया गया है कि जैसे ब्रिटिश लोग भारत में आए और उन्होंने हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने ज्यादा अपनी तरफ के हिस्ट्री की बुक्स में अपने एडमिनिस्ट्रेशन का जो था उसी को इम्पोर्टेंस दी, उसी के बारे में लिखा। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं हम, ये देखिए ये लिखा हुआ है, कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्हीं गवर्नर जनरल्स के बारे में उन्होंने लिखा, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन है, लास्ट वॉइस रॉय है, ये उनके बारे में लिखा, या वॉरेन हस्टिंग्स के बारे में लिखा। ठीक है, बेंटिक, वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग, इन सब के बारे में ये लिखते हैं। तो इनके लिए हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा उन्होंने कॉमन फोक के बारे में नहीं लिखा, आम लोगों के बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं लिखा। लेकिन अगर आम लोग अपना इतिहास ढूंढने जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका इतिहास डिफरेंट मिलेगा उनका। ओके, सो जो पास्ट है यानी जो हिस्ट्री है हर किसी की, हर इंडिविजुअल की हम कह सकते हैं, या हर कल्चर, अलग अलग कल्चर में रहने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन में रहने वाले लोग, उनकी हिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट है। हर किसी के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं अवर पास्ट की। ओके, अब आ जाते हैं पीरियडाइजेशन पे। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो इसी जो टॉपिक है उसमें आ जाता है। जैसे देखिए कि जब पीरियडाइजेशन की बात करते हैं,
इन 1817 एक जेम्स मिल करके एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ओके, जेम्स मिल करके, और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे ये। इन्होंने एक 3 वॉल्यूम का एक वर्क पब्लिश किया जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ओके। और इस हिस्ट्री की बुक में उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड में बांटा, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ओके, ठीक है। तो इन्होंने 3 पीरियड में बांटा। इसका मतलब कैसे इन्होंने बांटा होगा भाई, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में इन्होंने ऐसे बांटा होगा कि पहले जो हिंदू थे वही ज्यादातर रूल आउट कर रहे थे कंट्री को, तो उन्होंने एक हिंदू पीरियड में बांट दिया। उसके बाद मुस्लिम्स आए, वो रूल करने लगे, तो उन्होंने मुस्लिम पीरियड बना दिया। उसके बाद उन्होंने एक ब्रिटिश पीरियड की बात करी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मुस्लिम पीरियड चल रहा था, ऐसा नहीं है कि जब मुस्लिम पीरियड चल रहा था तो हिंदुओं का कोई वहां पर हिस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं था कि उनका इतिहास मिट गया या उनके कल्चर में कोई भी उनकी हिस्ट्री या उनके कोई भी फैक्ट्स जो है वो मिट गए, ऐसा नहीं था, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी पीरियड में किसी एक डायमेंशन से उसको नहीं देख सकते, मल्टीपल डायमेंशन से उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सभी की हिस्ट्री इंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और इस तरह का जो पीरियडाइजेशन है, यानी जो पीरियड्स में इनको बांटा गया है, ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, ओके, ठीक है। दूसरा, जेम्स मिल को लगता था कि जो एशियन सोसाइटी है वो एक लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, किससे? यूरोपीय सोसाइटी से। यानी वो कहते थे कि यूरोपियंस बेटर है, एशियन सोसाइटीज, चाहे वो भारत में रहने वाले मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, इनसे बेटर है। और वही सोचते थे कि भारत में जो है कास्ट एबूज है, यानी जातिवाद है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, अंधविश्वास है, और इस तरह की प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती हैं, ठीक है, यही सब कुछ भारत में है। तो एक डार्कनेस का पीरियड उसने बताया कि भारत में क्या है, एक तरह की डार्कनेस है, मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। इस तरह से उसने प्रोजेक्ट किया बिफोर ब्रिटिश पीरियड, उसके कहने का अनुसार कि बिफोर ब्रिटिश पीरियड ये सब चल रहा था भारत में, और जब ब्रिटिश आए तभी ही यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, ओके, या इनलाइटमेंट आया, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी भारत में जो है अच्छा खासा वेल डेवलप्ड कल्चर डेवलप था। आप मोहनजोदारो को देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सिटीज के एविडेंसेस हमें मिले हैं, वहां से हमें एक वेल सिविलाइज सोसाइटी की एक झलक मिलती है, और वहां से हमें एक रिच कल्चर होने का भी हमें वहां पर प्रमाण मिलता है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन इसको सही नहीं माना कई सारे हिस्टोरियंस ने। उसके बाद हिस्टोरियंस ने क्या किया कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तब आप कहेंगे ये तो सही है, एंशिएंट मतलब जो है प्राचीन है, ठीक है, आपके अनुसार एंशिएंट का मतलब प्राचीन है, और मिडिवल का मतलब है मध्यकालीन, जो आपका मध्यकालीन है, ठीक है, और उसके बाद आधुनिक है जो मॉडर्न है। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सही है, कोई भी चीज होती है तो फिर अगर हम पीरियडाइजेशन के हिसाब से देखें तो कोई भी चीज एंशिएंट होती है, उसके बाद बीच में जो मध्यकालीन की चीज है, और उसके बाद मॉडर्न चीज है, ठीक है, यानी कंटेम्पररी जो है हमारे। तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो वेस्ट का सीधा सीधा दृष्टिकोण है वेस्टर्न कंट्रीज का, वो इसमें नजर आता है। कौन सा दृष्टिकोण भाई? उनके कहने के अनुसार कि मिडिवल एक ऐसा पीरियड है, मिडिवल एक ऐसा पीरियड है जो डार्कनेस का पीरियड है, ठीक है, और इस पीरियड में जो है साइंस का कोई स्थान नहीं है, रीजन का कोई स्थान नहीं है, आजादी हो गई, बराबरी हो गई, और भी चीजें हैं, सोशल फिनोमिना है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये वो कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडियन सोसाइटी में पहले से ही काफी सारी चीजें मौजूद थी, ठीक है। जैसे कि हमने महाजनपदास के पीरियड में भी आप पढ़ेंगे आगे चल के, महाजनपदास के पीरियड में भी बहुत सारा चीजें मौजूद था, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, या फिर फिलोसॉफी से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, या फिर रीजन से रिलेटेड हो, कोई भी चीज कल्चरल एस्पेक्ट से लेकर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी आप देख सकते हैं, तो वो सब कुछ मौजूद था। लेकिन इनके अनुसार ये सब चीजें जो है ये मॉडर्न पीरियड में आई है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा है भाई इस बात को? क्योंकि खुद मिडिवल पीरियड में ये इनके यहाँ पीरियड ऑफ डार्कनेस चल रहा था, ठीक है। इनलाइटमेंट आया ही यूरोप में जो आपका 17th सेंचुरी के शुरुआत में या 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वहां वो इनलाइटमेंट पीरियड ही 17th सेंचुरी से मान रहे हैं। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि मिडिवल पीरियड और एंशिएंट पीरियड में हम ही जैसे
मतलब विकास का कोई स्थान ही नहीं है, डेवलपमेंट का कोई स्थान ही नहीं है। तो ये चीज इन्होंने इस तरह से इसको डिवाइड किया, तो इसको भी हम कुछ सही तरीके से नहीं मान सकते। कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि उपनिवेश। ओके, वो पीरियड जब यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, जब अदर कंट्रीज पे या अदर एरियाज पे जाके, कंट्रीज तो उस समय थी नहीं, तो अदर एरियाज पे जाके जो है अपना कब्जा जमाए, यानी कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग पार्ट्स पे जाके, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वो अमेरिका में भी गए, और उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद एशिया सब कॉन्टिनेंट में भी उन्होंने काफ़ी एरियाज को सब्जुगेट किया। तो वही पीरियड कॉलोनियल पीरियड कहलाता है। यानी पिछले अगर हम देखें तो कुछ 200-300 सालों का और 400 सालों का जो पीरियड है, ठीक है, भारत के लिए हम पिछले 200 साल का पीरियड मान सकते हैं, 200-250 साल का पीरियड, वही कॉलोनियल पीरियड मान सकते हैं, 200-250 सालों का पीरियड भारत के लिए। ओके, उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कैसे हिस्टोरियंस के बारे में पता चलता है 250 साल की इंडियन हिस्ट्री के बारे में। वो ऐसे पता चलता है कि ब्रिटिश ये मानते थे कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज का रिकॉर्ड लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ वो रिटर्न फॉर्म में लिखते थे और उसके रिकॉर्ड बनाते थे। ठीक है, और ये सब चीजें जो है आर्काइव्स में रखी जाती थी। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंट एरियाज होते थे। भारत में अगर हम बात करें, एंशिएंट इंडिया में जो टेम्पल्स होते थे, ओके, और जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, वही ज्यादातर जो है रिकॉर्ड्स को इस तरह से, मैन्युस्क्रिप्ट्स को या इस तरह से बुक्स को प्रिजर्व करके रखने का काम इनके पास होता था। ओके, तो अब ये क्यों रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर रहे थे, क्यों इनका मानना था कि भाई हर रिकॉर्ड जो है, हर जानकारी वो है वो बुक में लिखी जानी चाहिए, हर सर्वे लिखा जाना चाहिए, ऐसा क्यों, ये देखिए। The practice of surveying also became common under colonial administration. The British believed that country had to be properly known before it could be effectively administered. मतलब अगर किसी देश पे राज करना है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी, सही जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, रेवेन्यू सर्वेज कराए गए विलेजेस में, गांव में। ठीक है, और जो उसकी टोपोग्राफी है, सॉइल क्वालिटी है, वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनकी सॉइल की क्वालिटी कैसे है, और वहाँ कौन कौन से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहाँ के इतिहास क्या है, ये क्रॉपिंग पैटर्न, यानी फसलें कौन से समय में कौन सी उगाई जाती है, मौसम है, सब चीज के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है रखी हुई थी। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो उसके अलावा किस तरह के सर्वे इन्होंने कराए, सर्वे मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना, बोटेनिकल सर्वेज कराए, जियोलॉजिकल सर्वेज कराए, यानी कि प्लांट से रिलेटेड सर्वेज, किस किस तरह प्लांट यहाँ पर मिलते हैं, उसके बाद एनिमल्स किस किस तरह तो मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज कराए। ठीक है, जो आपका आईवीसी में जो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपका हड़प्पा की खोज हुई, या इस तरह से जो सारे सर्वे थे वो उन्होंने कराए। ठीक है, और फॉरेस्ट सर्वेज हो गए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज हो गए, इस तरह के बहुत सारे सर्वे इन्होंने कराए। लेकिन एक समस्या यहाँ पर फिर आती है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड मैंने फिर भी कहा था कि वो कॉमन फोक के बारे में ज्यादा हिस्ट्री उनकी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ज्यादातर हिस्ट्री में हमें ये प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर जो हिस्ट्रीज लिखी है या डायरीज ऑफ पीपल हैं, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफी फॉर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स। ठीक है, ठीक है, तो जो ज्यादातर जो करेक्ट हिस्ट्री है कॉमन फोक की, वो एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो वो डायरीज से पता चलती है। ठीक है, वो डायरीज से पता चलती है, और ट्रेवलर्स या पिलग्रिम्स के अकाउंट, पिलग्रिम्स हो गए आपके तीर्थ यात्री, ठीक है, और ट्रेवलर्स ने जो लिखा है उनसे पता चलती है। ठीक है, अब राजाओं की ऑटोबायोग्राफी हो गई, या फिर शासकों के बारे में जिन लोगों ने लिखा, बायोग्राफी उनके बारे में लिखा, या उस शासनकाल के बारे में लिखा, वो ज्यादातर अपनी ही बातें लिखवाते थे। जैसे हम प्रशस्ति के केस में हमने देखा था कि राजा कैसे अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के प्रशस्तियों में लिखवाया करता था, साफ जाहिर बात है। तो ज्यादातर जो है कॉमन फोक्स की जो हमें हिस्ट्री जो पता चलती है, वो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी हो गई किसी ट्रेवलर की या पिलग्रिम की, या उसने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, अकाउंट्स लिखे हैं उस पर, या फिर डायरीज होगी, उनसे हमें ज्यादा इसके बारे में पता चलता है, रादर देन की एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो यही था एक ब्रीफ समरी इस चैप्टर की। थैंक यू फॉर द डे।